जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर बन जाता है। आजकल बहुत मैरिड कपल्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और इसका मेन कारण जो होता है, जो हम चेक करते हैं, वो करते हैं हम 7th हाउस से इन एस्ट्रोलॉजी। 7th हाउस जो कि प्ले करता है रोल मैरिज का और पार्टनरशिप का। 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है ये डिसाइड करता है आपके पार्टनर के नेचर की और आपके मैरिड लाइफ की। आपके मैरिज की क्या क्वालिटी होगी, स्पाउस का क्या नेचर होगा, ये 7th हाउस में बैठे प्लैनेट जो हैं वो ही डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर आपके 7th हाउस में सूर्य बैठा होता है तो आपका पार्टनर डोमिनेटिंग नेचर का हो सकता है, पॉसिव बिहेवियर हो सकता है उसका, और इस वजह से क्लैशेस जो हैं वो आपस में हो सकते हैं। अगर मून बैठा होगा तो जो आपका स्पाउस होगा वो एक्स्ट्रा इमोशनल होगा, सेंटिमेंटल होगा और उसके मूड काफ़ी स्विंग्स हो रहे होंगे। अगर मंगल होगा तो मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स और आर्ग्यूमेंट जो है वो दिलाता है। अगर यहीं पे मरकरी बैठा होगा तो आपका पार्टनर जो है काफ़ी कम्युनिकेटिव होगा, वो देखने में यंग भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है। उसी तरीके से अगर राहु होता है तो ये अनकन्वेंशनल जो है वो रिलेशनशिप दिखाता है। इनफैक्ट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि राहु होता है तो सेकंड मैरिज भी हो जाती है। अगर केतु होता है तो ये डिटैचमेंट दिखाता है आपके रिलेशनशिप में, और यहीं पे शनि होता है तो एक मैच्योर जो है वो पार्टनर नज़र आता है आपकी कुंडली में। उसके साथ साथ आपकी मैरिज भी डिले जो है वो दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ 7th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उन्हीं से हम इन सब चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट आपके 1st हाउस में क्या असेंडेंट है और क्या प्लैनेट बैठा हुआ है उससे भी हम इस चीज़ को देख पाते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें विस्तार पूर्वक और ब्रीफली प्लैनेट्स को, उनके नक्षत्र को और प्लैनेटरी पोजीशन को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस किसी भी व्यक्ति को जज करने का नहीं है, बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं उसके माध्यम से ये समझना है कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप या सीक्रेट रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। नमः शिवाय, स्वागत है आप सबका इस चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। रिलेशनशिप की सीरीज में आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की और सीक्रेट रिलेशनशिप की। सबसे पहले जान लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के क्या योग होते हैं। कभी कभी एस्ट्रोलॉजी में एक किसी सिंगल प्लैनेट के प्लैनेटरी पोजीशन से या किसी एक सिंगल योग से हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सीक्रेट रिलेशनशिप का योग है या नहीं है। हमेशा हमको मल्टीपल प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी होती है, D1 चार्ट चेक करना होता है, उसके बाद उसकी पुष्टि करने के लिए D9 चार्ट को भी चेक करना होता है। और उसके साथ हमें यह भी देखना होता है कि कुछ हाउसेस हैं जिनके नक्षत्र कौन से प्लैनेट्स को डिनोट करते हैं। तब हम ओवरऑल कैलकुलेशन कर पाते हैं कि कुंडली में इस तरीके का योग है या नहीं है, और साथ में कौन सा प्लैनेट या कौन सा नक्षत्र या कौन सी दशा ट्रांजिट में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि पर्टिकुलर उस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, जो कि हमें बताता है लव, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सीक्रेट रिलेशनशिप। अब इन सब चीजों में सबसे पहले आता है वीनस प्लैनेट, जिसको हम शुक्र कहते हैं। ये करवाता है प्यार, जो ब्यूटी, लव और रिलेशनशिप का प्लैनेट है। पर इसका प्यार जो है काफी सुखद होता है और ये एक अच्छी फीलिंग होती है। जबकि अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सीक्रेट रिलेशनशिप की बात करूं तो वो एक दुखद रिलेशनशिप है, वो पेनफुल हो सकता है। वीनस, शुक्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। अगर ये राहु के, केतु के, शनि के किसी भी ऐसे प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सीक्रेट रिलेशनशिप के योग बन सकते हैं। शुक्र का कमज़ोर होना या उस पर शुभ दृष्टि जुपिटर की नहीं पड़नी, या फिर एक नेगेटिव हाउसेस को उस शुक्र के नक्षत्र में जो शुक्र बैठा हुआ है वो इफ्लेक्ट अगर होता है तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हैं। खाली अकेला वीनस जो प्यार देगा, लेकिन अगर वीनस के साथ बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो कंजक्ट होके या दृष्टि संबंध बनाते हैं तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सीक्रेट रिलेशनशिप होने की संभावना होती है। दूसरी पोजीशन होती है अगर वीनस के संग राहु बैठा हुआ हो। राहु की 3 दृष्टि होती है। एक तो 7वीं दृष्टि जो कि सारे प्लैनेट्स की होती है, उसके साथ साथ राहु की दृष्टि जुपिटर की तरह 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अगर वो शुक्र को आस्पेक्ट कर रहा हो, मतलब कि दृष्टि संबंध बना रहा हो, या फिर वो शुक्र के साथ युति करके बैठा हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के या सीक्रेट रिलेशनशिप के योग हो सकते हैं। और यहाँ पे राहु जो है ना वो अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, जो किसी से डरता नहीं है, तो वो हिम्मत भी करता है और सिचुएशन जो है वो हमेशा नेगेटिव जो है वो आ सकती है। वीनस है प्यार और राहु है एक तिगड़मबाज प्लैनेट,
तो डेफिनेट बात है कि वो नॉर्मल जो है चीजें नहीं होने देता है। और राहु किसी से डरता नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति का दिमाग भी घुमा देता है और ये सिचुएशन पैदा हो जाती है। लेकिन यहीं पे अगर इस पे शुभ दृष्टि जुपिटर की पड़ रही हो, तो जुपिटर ज्ञान है, जुपिटर समझदारी है, तो व्यक्ति को समझदारी आती है। राहु दिमाग घुमाएगा, नेगेटिव तरफ दिमाग लेकर जाएगा, लेकिन जुपिटर जो है वो सिचुएशन को संभाल लेगा और ऐसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। बट यही राहु और केतु दोनों जो है वो नोट्स हैं चंद्रमा के, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर कुंडली में शुक्र से एफ्लेक्टेड है राहु, मतलब दृष्टि संबंध बना के बैठा है या युति करके बैठा है, और उस पे जुपिटर की शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है और साथ ही में चंद्रमा भी कमजोर है, तो यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो फिर व्यक्ति को जुपिटर है वो संभाल लेता है, उसको ज्ञान दे देता है, उसको समझदारी होती है कि वो अपनी छाया को, अपनी छवि को खराब ना करे। और ऐसे में चंद्रमा का भी स्ट्रांग होना जरूरी होता है, क्योंकि मन अगर ठीक रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो व्यक्ति का विल पावर जो है वो स्ट्रांग रहेगा। जुपिटर जो है वो धर्म के विरुद्ध नहीं जाने देगा, ज्ञान से आपको इंटेलिजेंस देगा, लेकिन साथ ही में जुपिटर दो तरीके से चीजें करता है। जुपिटर की शुभ दृष्टि बहुत फायदा करती है, लेकिन वहीं पे जुपिटर जिस घर को देखता है उसको एक्सपांड भी कर देता है। अब यहाँ पे अगर अष्टम भाव में राहु बैठा हो, शुक्र के संग युति या दृष्टि संबंध कर रहा हो और उस पे जुपिटर उसको देख ले, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो एक्सपैंड हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप भी होने की संभावना होती है। साथ ही में चंद्र का भी कमजोर होना जरूरी है, या फिर ये सारे प्लैनेट जो हैं वो युति संबंध करके एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों। लेकिन इसकी कंप्लीट पुष्टि जो है वो हम D9 चार्ट में देखते हैं और तभी कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट पोजीशन होती है वीनस और मार्स की। वीनस है प्यार, मंगल है एग्रेशन। मंगल जो है वो आगे हिम्मत करता है, सिचुएशन क्रिएट करता है। इनफैक्ट रिलेशनशिप में मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कई बार ऐसा होता है जब वीनस और मंगल की युति होती है, या वीनस और मंगल की दृष्टि संबंध होता है, या इनके नक्षत्र भी आपस में चेंज होते हैं। मंगल एक फियरलेस प्लैनेट है जो किसी के जजमेंटल की परवाह ही नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में काफी हद तक देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस होते हैं। और कई बार वीनस और मंगल के कॉम्बिनेशन में लव मैरिजेस भी होती हैं। यहाँ पे लव होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस प्रॉपर नहीं होती है तो शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस होते हैं। मंगल जो है वो अपने प्यार के लिए लड़ने की हिम्मत देता है, उस व्यक्ति को पावर देता है जिसकी फिर लोगों की वो परवाह नहीं करता है। पर अगेन यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर जुपिटर की शुभ दृष्टि पड़ जाती है तो वो फिर मंगल को कंट्रोल कर लेता है। ऐसे में प्यार होता है, लव मैरिजेस होती है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जुपिटर जो है वो नहीं होने देता है और सिचुएशन को संभाल लेता है। नेक्स्ट योग होता है वीनस और केतु का। वीनस शुक्र मतलब प्यार, केतु मतलब कोई भी चीज जो कि डेप्थ में हो, मतलब कि इंट्रोवर्ट हो के, मतलब बिल्कुल दिल से हो। वीनस मतलब प्यार और केतु मतलब हद से ज्यादा अटैचमेंट, मींस हद से ज्यादा प्यार। तो जहाँ पे वीनस और केतु की युति हम देखते हैं तो वहाँ पे ये सिचुएशन बनती है कि व्यक्ति की जो रिलेशनशिप होता है वो बिल्कुल डेप्थ होता है, मतलब कि रूट से होता है, जड़ से होता है। वो ऐसा प्यार होता है जो कि भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन साथ में यहीं पे अगर वीनस एफ्लेक्टेड हो, स्पेशली अगर 5th हाउस में शुक्र बैठा हो, केतु से जुड़ा हुआ हो, या फिर केतु के नक्षत्र में हो, या फिर आस्पेक्ट कर रहा हो केतु, तो फिर सिचुएशन जो है वो ऐसी बहुत ज़्यादा बनती है कि व्यक्ति का लव मैरिज हो सकती है और साथ में डेप्थ में प्यार हो सकता है। और यहाँ पे अगर वही चीज़ अष्टम भाव से या 12th हाउस से जुड़ी हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और मल्टीपल रिलेशनशिप भी होने की संभावना है। लेकिन साथ ही में अगर जुपिटर की शुभ दृष्टि पड़ रही होती है तो ऐसे में व्यक्ति का रिलेशनशिप तो डेफिनेट बात होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो होगा, लेकिन वो किसी एक से होगा और यहाँ पे प्यार वाली बात होगी, मतलब कि एक दूसरे को समझ के रिश्ता होगा और ये सीक्रेट रिलेशनशिप को दर्शाता है। केतु जो है वो एक सीक्रेट प्लैनेट है, तो ये जो है वो आगे बढ़ के राहु की तरह सबको हल्ला मचा के नहीं बताता, वो जो भी रिश्ते करता है वो बिल्कुल सीक्रेट करता है। तो वीनस और केतु का संबंध अगर नक्षत्र के साथ हो या फिर युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो और इसी के साथ किसी शुभ दृष्टि जो जुपिटर की है वो पड़ रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक प्यार तो जरूर होगा जो कि डेप्थ में होगा, लेकिन वो हिडन होगा, समाज से बिल्कुल परे होगा।
इसे यहाँ पे डेफिनेट बात है कि सीक्रेट रिलेशनशिप होने की पूरी संभावना होती है, और इसकी पूरी पुष्टि D9 चार्ट के प्लैनेटरी पोजीशन को भी देख के हम बता सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है हमारे अष्टम भाव से। अष्टम भाव जो रिप्रेजेंट करता है सीक्रेट रिलेशनशिप को, हिडन चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो कि लोगों के सामने व्यक्त नहीं होती हैं, हम दुनिया से छुपाते हैं। इसलिए अष्टम भाव का बहुत बड़ा रोल है सीक्रेट रिलेशनशिप या मल्टीपल रिलेशनशिप में, इनफैक्ट एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी, क्योंकि ये बताता है आपकी हिडन एक्टिविटीज और आपके प्राइवेट डिजायर्स, वो चीज़ें जो ओपनली आप समाज के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं और सीक्रेट रखते हैं। अगर 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है और कुछ प्लैनेट, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट उस हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दृष्टि संबंध करके बैठे हुए हैं या नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो फिर ये सिचुएशन डेफिनेटली बनती है। और यहाँ पे चांसेस बनते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप के। और अगर राहु यहाँ बैठा होगा तो इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर राहु यहाँ बैठा होगा, वो किसी पर्टिकुलर प्लैनेट को दृष्टि दे रहा होगा, तो वो बिल्कुल डरेगा नहीं कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने में। अपनी हिडन लाइफ मेंटेन कर सकता है ऐसा व्यक्ति, और फिर सीक्रेट रिलेशनशिप को मेंटेन करके रख सकता है, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेट भी है। साथ ही में यहाँ पे चंद्रमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर चंद्रमा कमजोर होता है या फिर अष्टम भाव में कोई बैठा हुआ प्लैनेट चंद्रमा के नक्षत्र में हो, या फिर चंद्रमा इसके नक्षत्र में आपस में इंटरलिंक्ड हो, या फिर आस्पेक्ट कर रहे हो, और यहीं पे यही सिचुएशन D9 चार्ट में भी हो, तो फिर सिचुएशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसमें इमोशंस का आना बहुत ज़रूरी है। इससे चंद्रमा का इफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चंद्रमा जब संबंध बनाता है राहु केतु से, शनि वीनस से, ये सारे प्लैनेट जब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सीक्रेट रिलेशनशिप या मल्टीपल रिलेशनशिप्स होने की पूरी संभावना होती है कुंडली में। और हर रिश्ते में जुपिटर का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर जुपिटर अष्टम में ही बैठा हुआ हो, 8th हाउस को देख रहा हो, तो यहीं पे सिचुएशन दो तरीके की आती हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो पर्टिकुलर उस हाउस को एक्सपांड कर देता है। तो कई बार जुपिटर मल्टीपल रिलेशनशिप भी दे सकता है, लेकिन साथ ही में सिचुएशन को संभाल भी सकता है। जुपिटर अपॉर्चुनिटीज देगा रिलेशनशिप की, लेकिन साथ में समझदारी भी देगा उसको हैंडल करने की। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रांग होता है और जुपिटर की शुभ दृष्टि पड़ती है, तो वो व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में अपने मन को भटकने नहीं देता है। अब यहाँ पे रोल जो है कुछ नक्षत्रों का भी होता है। अगर कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो कि पंचम भाव, अष्टम भाव, 12th हाउस, 7th हाउस इनसे लिंक्ड है, तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सीक्रेट रिलेशनशिप होने की संभावनाएं होती हैं। जिसमें सबसे पहला नक्षत्र आता है राहु का, जो है स्वाति नक्षत्र। उसके बाद नक्षत्र आता है केतु का, जो कि है मूलह नक्षत्र। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का होता है, ये भी दिखाता है। उसके साथ साथ विशाखा नक्षत्र जो जुपिटर का होता है, ये भी कई बार कई सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाता है। साथ ही में शनि का पुष्य नक्षत्र, वो भी अगर होता है तो भी ये सिचुएशन हो सकती है। कृतिका नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र दोनों आते हैं, तब भी ये सिचुएशन होने की संभावना होती है। चंद्रमा का श्रावण नक्षत्र और राहु का शतभिषा नक्षत्र भी कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सीक्रेट रिलेशनशिप को दर्शाता है। साथ में ही 5th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का कनेक्शन, ये सब चीजें जब होती हैं, आपस में नक्षत्र संबंध होते हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, तो बहुत ज़्यादा पुष्टि हो जाती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सीक्रेट रिलेशनशिप की। और साथ ही में D1 चार्ट जो हमारा लगन चार्ट है, उससे हम चीज़ें नहीं देख पाते हैं, क्योंकि D1 चार्ट प्रॉमिस बताता है। वो प्रॉमिस होगा या नहीं होगा, उसकी पुष्टि या उस चीज़ पे प्रॉपरली स्टैम्प जो है वो D9 चार्ट भी बताता है। अगर सेम प्लैनेटरी पोजीशंस D1 चार्ट में हैं और वही पोजीशंस जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं D9 चार्ट में भी, मतलब D9 चार्ट में मंगल, राहु, शुक्र या केतु आपस में लिंक्ड है, साथ में शनि का भी इन्फ्लुएंस है, तो सिचुएशन हो सकती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सीक्रेट रिलेशनशिप की। और इनका स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा हो, मतलब दृष्टि संबंध हो, युति हो आपस में, या नक्षत्र एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हो, तब और ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है यहाँ पे। ओवरऑल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, जिसको डेप्थ में हमें 8th हाउस, 5th हाउस, 12th हाउस और D9 चार्ट में देखना पड़ता है, तभी हम उसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर पाते हैं। ये सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ही पुष्टि कर पाते हैं कि ये रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा।
अब बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर किसी की कुंडली में इस तरीके का कोई योग बनता है या फिर किसी व्यक्ति की लाइफ में ये सिचुएशन आ रही है तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले शुक्र, जैसे मैंने बोला कि शुक्र अगर पीड़ित है तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। साथ में चंद्रमा अगर पीड़ित है तो व्यक्ति का मन भटक सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इजी चीज़ यही है कि आप रुद्र अभिषेक करें। आप शिव जी के चरणों में जाएं और वहाँ पे रोज जो है, डेली पॉसिबल है तो आप रुद्र अभिषेक करें। डेली नहीं कर सकते हैं तो मंडे टू मंडे आप ज़रूर करें। मंडे के फास्ट रखने से भी यहाँ पे सिचुएशन सही होती है, आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। इनफैक्ट जो फुल मून डे है उस दिन का बहुत ज़्यादा पालन करें, उसका ध्यान रखें। उसके जो रिचुअल्स हैं फुल मून के वो ज़रूर व्यक्ति को करने चाहिए अगर उसका चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है। उसके साथ साथ आता है शुक्र। तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहली चीज़, अगर तो आपका शुक्र कमज़ोर है तो शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको डोनेट करना बंद कर दें। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम किसी चीज़ को डोनेट करते हैं या हम किसी को गिफ्ट देते हैं, दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। लेकिन जब आप उस प्लैनेट को डोनेट करते हैं जो आपकी कुंडली में कमज़ोर है, उससे वो और ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो शुक्र से रिलेटेड आपके फैब्रिक हो गए, कपड़े हो गए, परफ्यूम हो गया या कॉस्मेटिक वगैरह जो चीज़ें होती हैं उन सबको डोनेशन में नहीं दें या किसी को गिफ्ट ना दें अगर आपका शुक्र जो है वो पीड़ित अवस्था में बैठा है या फिर कमज़ोर है। और उसके साथ साथ शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सफ़ेद रंग की जो गाय होती है, स्पेशली जो कपिला गाय होती है, उसको चारा खिलाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। आप एक पर्टिकुलर गौशाला में जाके एक गाय को अडॉप्ट भी कर सकते हैं और उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो चीज़ें आप करनी शुरू कर दीजिए। उससे भी आपका शुक्र जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। अगर कुंडली में प्लानिटरी पोजीशंस को हम समझ लें और उसके अकॉर्डिंग जो प्लैनेट एफ्लिक्ट कर रहा है, और प्लैनेट कब एफ्लिक्ट करता है, एक तो होता है देखिए प्रॉमिस योग, जो कि D1 चार्ट हमें बताता है कि इस कुंडली में ये योग है। लेकिन योग होने का मतलब ये नहीं है कि वो जीवन भर वो चीज़ चलती रहेगी। वो योग एक्टिवेट तब होता है जब प्लैनेट्स ट्रांजिट में उस हाउस से निकलते हैं, उससे रिलेटेड किसी नक्षत्र से गुजरते हैं या फिर आपकी कोई दशा या अंतर्दशा आती है। तो ऐसी सिचुएशन में उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।